स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम आपके लिए लास्ट एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी इसमें और है, लेकिन वो हम पढ़ा चुके हैं। तो लास्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, चलिए आज वो जानते हैं। इस लेक्चर के बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम गैसेस जो है हमारी, जो इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कैसे ऑब्टेन करें। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस क्या, अब ये थोड़ी ना कि इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, नहीं। इस एटमॉस्फेयर में जो हमारा है इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, आर्गन भी है और बहुत सारी चीजें भी हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। आप देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में कि वो ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमें अगर ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये वही मेथड है और ये पूरा उसका सेटअप है यहाँ पे। तो इस सेटअप को जानने के लिए पहले एक जनरल हम आपसे बात पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। आप कहेंगे सर इसके अंदर मैं आपको अगर दिखा दूं तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और आर्गन है। आर्गन जो होती है हमारी वो क्या होता है, हमारा नोबल गैस होती है। अभी हम बात करेंगे। तो एयर का कॉम्पोजिशन जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे बेटा एक ऐसा है कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, आप समझ गए होंगे। इस स्ट्रक्चर में, हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास है, इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हमारी 20.946% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें AR, आर्गन और CO2 आता है। अब CO2 यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो हमने उसका अलग से ऐसे दिखा दिया। देखिए यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला शेडेड वाला जो पोर्शन है उसमें है CO2, ये वाले में। और इसके अंदर भी छोटा सा हमारा पार्ट होगा, CO2 के अंदर भी, इसके अंदर भी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होगा। वो हमने यहाँ पे इसीलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके। वहां पे है हमारा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये सारी कौन सी गैसेस हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में आपको नोबेल गैसेस मिलेंगी। वो नोबेल गैसेस क्या होती है, जिनकी ऑक्टेट जो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की मदद की नहीं होती, उसे बोलते हैं। अभी इतना जानिए, 10th क्लास में हम बाद में बात करेंगे, इसके ऊपर भी होगा। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। अब हमने कहा कि ये बताइए, अगर हमें CO2 ऑब्टेन करना है, ऑक्सीजन लेना है इस एटमॉस्फेयर में, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने हाथ बढ़ाया ऑक्सीजन ले ली, नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसका एक सेटअप होता है कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी हमें। अब ऑक्सीजन लेने के लिए बेटा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो, ये सबको कैसे ऑब्टेन करते हैं। इन सबको ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है वो ये सेटअप होता है बेटा। इसीलिए तो कहा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन, कैसे हम ऑब्टेन करें, एक्सट्रैक्ट करें, हासिल करें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हमारे एयर में मौजूद है। तो चलिए देखते हैं सेटअप को। पहले सेटअप की हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में फिल्टर लिया है, फिर यहाँ से एयर आई है और ये वाला जो चैम्बर है हमारा वो एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पे कंप्रेसर लगा है, ठीक है। अभी सुन लिए, भी हम बता रहे हैं। यहाँ से हॉट एयर आई, इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं कंडेंसर, जो कूल करता है। यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे सो ऑन। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये सारी गैसेस को ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं फिल्टर से, क्योंकि फिल्टर से ही एयर को पास कराएंगे। तो सर हमने ले लिया, सबसे पहले फिल्टर लिया। फिल्टर क्या काम करता है कि एयर को जब लेगा तो एयर को छानेगा। एयर के अंदर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिल्टर। क्या लगा देंगे हम लोग, फिल्टर। सर ये फिल्टर क्या होता है, फिल्टर जो होता है बना होता है बेटा, वो होता है स्पन फाइबर ग्लास का बना होता है। स्पन फाइबर ग्लास, स्पन का मतलब होता है बेटा ऊन। ऊन समझते हैं, ऊन जो थ्रेड होता है जिसको बोलते हैं, ऊन के धागे से बना होता है ये जो फिल्टर होता है। और फाइबर ग्लास जो होता है बेटा, ये प्लास्टिक का थ्रेड होता है जिसको आप पॉलीमर कहते हो। पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक वाली चीजें, जैसे आप देखते हो अपने आपके घर में टंकी वगैरह लगी है, आप कार वगैरह में जो देखते हो जो लगा है पॉलीमर प्लास्टिक, जो बोर्ड वगैरह बनती है, ये फाइबर ग्लास प्लास्टिक थ्रेड होता है ये।
इस ये बनता है हमारा, ये चीजें होती हैं, और ये दोनों चीजों से मिलके बनता है हमारा क्या, फिल्टर। जब एयर इसके अंदर से पास कराएंगे तो एयर तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसी चली जाए, एयर को छानना पड़ेगा, क्योंकि एयर के अंदर हमारे इस एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है। तो हमने यहाँ पे लगाया फिल्टर। इसके अंदर से जैसे ही हम एयर को पास करेंगे, सर एयर को कैसे पास करेंगे, एयर को क्या हम यूं लेके फेंक देंगे अंदर, एयर कैसे आएंगी, एयर को आप कैसे कैप्चर करेंगे। तो एयर को बेटा जो हम लोग कैप्चर करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि आपको पता चले कि हम एयर कहाँ से लेके कैसे पास करेंगे, कहाँ से हमने एयर ली। एयर को ऑब्टेन करने का एक मेथड होता है, टेक्नोलॉजी होता है डीएसी, डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर करते हैं, कैसे करते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इतने बड़े बड़े हमारा एक व्हील जैसा, एक चक्के जैसा, इसके अंदर बड़े बड़े हमारे फैन लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, और ये पंखा क्या करता है, जब रोटेट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, एक बड़ा सा, आपको हम रफ करके बता दें, रफ करके दिखा रहे, इसको मैं मिटा दूं, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा 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 ऐसे करके बड़े से एक बड़ा सा, एक ऐसे जैसे कि ब्लैक बोर्ड है ऐसा समझिए, और यहाँ पे एक पंखा, यहाँ 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 यहाँ, ये जब चलता है तो अपने अंदर एयर को स्टोर कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। वो एयर हम यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे एयर स्टोर की जाती है। हम आपको तरीका बता रहे कि एयर का स्टोर करने का तरीका क्या होता है। अब इस फिल्टर में से जो बना है स्पन फाइबर का, प्लास्टिक का, इसके अंदर से एयर पास करेंगे। जैसे ही एयर आएगी तो उसके अंदर से ये फाइबर क्या करेगा, छान देगा, जितनी भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करेगा, छान देगा, तगड़े से एकदम बेहतरीन तरीके से छान देगा, जो कुछ भी होगी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगी। अब इस एयर के अंदर क्या क्या है, अभी भी हमारे पास ये सारी एयर के अंदर कॉम्पोजिशन अभी भी मौजूद है। अब क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जाएगा इस वाले चेंबर में। ये चेंबर को क्या कहते हैं, ये चेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ये चेंबर जो होता है कंप्रेसर होता है, कंप्रेस करता है। जो एयर हमारे पास आई है साफ होके फिल्टर के जरिए से, अब उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास बेटा ये है, ये वाला चेंबर जो है ये वाला, इसके अंदर आप देखेंगे अगर गौर से तो ऐसे दो पैनल लगे हुए हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे लगे हुए, और इसके बीच में जब एयर आएगी तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे कंप्रेस करेगा। इसको कंप्रेसर बोलते हैं। इसको कंप्रेसर कई टाइप के आते हैं, आप चाहे इसको पिस्टन बोल दो, पिस्टन कंप्रेसर बोल दो, या आप इसको स्क्रू SCREW स्क्रू कंप्रेसर बोल दो। बहुत सारे कंप्रेसर आते हैं, एक आता है रेसिप्रोकेटिंग रिसेप्टर, वो कंप्रेसर आता है। तो ये इस तरीके का हमारा कंप्रेसर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कंप्रेसर जब यूं 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 करके चलेगा मशीन के जरिए से, हम नहीं चलाएंगे, मशीन चलाएगी, जब यूं चलेगा तो जो एयर यहाँ से आई है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से जो एयर आई है अब उसके ऊपर कुछ दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा बेटा, जैसे ही हमारा इसके ऊपर यूं करके ऐसे ऐसे चलने वाली मशीन को कंप्रेसर कहते हैं, या पिस्टन भी कह सकते हो। पिस्टन देखा है ना, लोहे का होता है, नीचे प्लेट टाइप की होता है, उसमें दबा के जो करते हैं उसको कहते हैं पिस्टन कहते हैं। ये भी एक पिस्टन ही की तरीके से कंप्रेसर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा इससे करने से, कि जैसे इसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर क्या करेगा, जैसे प्रेशर डालेगा तो यहाँ पे जो बेटा इसका जो यहाँ पे कॉलम होगा, जो इसके अंदर एयर होगी, इसके अंदर जो एयर आई है इसको दबाने से यहाँ पे एयर जो होगी, यहाँ पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसी चीज को दबा रहे हो, कम कर रहे हो, छोटा करते चले जा रहे हो तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो। अब उसके अंदर क्या है, एयर है, एयर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, CO2, ऑक्सीजन। अब उन सारे गैसेस को तुम दबा रहे हो, जब दबाओगे तो वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे करके, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराने लगेंगे। टकराते टकराते उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर प्रोड्यूस होगी मोशन वाली एनर्जी। मोशन वाली एनर्जी कौन सी होती है, जो यूं चलती है, हाँ उसी को कहते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब यहाँ से दबाएंगे तो सारे पार्टिकल, सारे एयर के अंदर जितने भी होंगे सब यूं 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 आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब टकराएंगे, कोलिजन का मतलब टकराएंगे।
जब टकराएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या है प्रोड्यूस होगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा टेम्परेचर भी, क्या टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ जाएगा। भैया आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, वॉल्यूम छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, प्रेशर ज्यादा लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। फिर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वहां पे एयर के अंदर एक दूसरे को मारते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, टकराते रहेंगे आपस में। तो क्या होगा, एक दूसरे से लड़ते 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से दबी हुई जो गैसेस होंगी हमारी एयर में, वो यहां पहुंचेंगी। इसीलिए हमने देखिए यहां पे लिखा है हॉट एयर। हॉट एयर क्यों लिखा, क्योंकि यहां से ये कंप्रेस करते करते इस एयर को यहां लाया, तो ये हो गया हॉट एयर, गर्म हो गई है गैसेस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये चेंबर आ गया। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए ये जो चेंबर है इसके अंदर क्या है, ऐसे स्पाइरल करके एक यूं आया हुआ है। ये बाहर वाले जो पोर्शन है इसको कहते हैं फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यानी कि यहां से ठंडा पानी जाएगा। ऊपर क्या लिखा है, वाटर आउटलेट, ऊपर से ठंडा पानी निकल जाएगा। यहां से ठंडा पानी भेजेंगे और ऊपर से निकाल देंगे। सर ये क्या है, हमने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन में बताया था कंडेंसर। इसको बोलते हैं बेटा कंडेंसर बोलते हैं। ये कंडेंसर क्या करता है, ट्यूब को ठंडा कर देता है और जो भी गैस इसके पास से गुजर के जाएंगी तो वो भी ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडेंसर जो होगा ये ठंडा होगा, क्योंकि ठंडा पानी नीचे से भेज रहे हैं और वहां से पानी निकल रहा है। अब जो हॉट एयर यहाँ से आ रही है वो इसके अंदर जाएंगी। ये मत कहिएगा कि सर इस ट्यूब के अंदर जाएंगी। अगर इस ट्यूब के अंदर जाएंगी तो बेटा ट्यूब के अंदर से बाहर निकल जाएंगी। ये ट्यूब के अंदर नहीं आ रही है, ये ट्यूब तो बीच में लगा है। यहाँ पे एयर कलेक्ट हो रही है, यहाँ पे इनके साइड वगैरह में यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर इस ट्यूब के अंदर अगर एयर आएगी तो यहाँ से निकल जाएगी या यहाँ से निकल जाएगी। नहीं, ये तो हमने बाहर से लगाया हुआ, यहाँ से सब कुछ बंद है। इसके अगल बगल जितना होगा वहां ये हॉट एयर यहाँ कलेक्ट होगी, इस ट्यूब के अंदर नहीं होगी। अब क्या होगा, अब उससे ये होगा जैसे यहाँ से हमारी हॉट एयर इसके अंदर आएगी तो उसको क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा, ठंडा कर देगा। क्यों, क्योंकि भैया कंडेंसर का काम ही यही होता है। कंडेंसर क्या कर रहा है, देखिए लिखा भी है हमने, रिसीव हाई प्रेशर गैस फ्रॉम द कंप्रेसर एंड कन्वर्ट द गैस फ्रॉम लिक्विड। ये जो यहां से हॉट एयर आई है, हाई कंप्रेस हुई हुई, जो कंप्रेस हुई हुई एयर यहां से आई है उसको क्या करेगा, देखिए रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, हाई प्रेशर की गैस जो यहां से कंप्रेस होके आई है, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा गैस को लिक्विड में। इसीलिए इसको कहते हैं कंडेंसर, कंडेंस कर देना। कंडेंस का मतलब क्या, जो गैस है कंडेंस होके लिक्विड बना दे, लिक्विड बना दे। कैसे लिक्विड बनेगा, जैसे कि समझ लो कि आपकी मम्मी कोई पतीला चढ़ाती है, उसमें पानी रखती हैं, नीचे से हीट देती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ढकनी भी ऊपर ढक देती हैं, तो वो जो नीचे की जो हमारे वेपर्स होते हैं वो ढकनी में जाके चिपक जाते हैं, वो होते वेपर्स हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ढकनी हटाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे हमारे पास। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, इसने ठंडा कर दिया। ठंडा कर देने के बाद पूरी पूरी एयर ठंडी हो गई और एयर के अंदर अभी भी मौजूद है ये सारी चीजें। अब ये जो एयर आई है कोल्ड कंप्रेस एयर। सर कोल्ड कंप्रेस क्यों लिखा, अरे भैया कंप्रेस हुई भी तो आई है ना, कोल्ड एयर है मान रहे हैं, लेकिन ये कंप्रेस तो होके आई है ना, तो कंप्रेस होके आई। अब इस ये जो ट्यूब देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये ट्यूब का टेम्परेचर को और कम कर देंगे। पहले ही से ठंडी थी और ऊपर से हमने इस ट्यूब को और क्या करा, टेम्परेचर जितना हो सका कम कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया, ये और थोड़ी ठंडी हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये एयर यहाँ से पास होते 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 यहाँ वाले पैनल में आएगी। ये पैनल सर क्या है, ये पैनल बेटा सेपरेटर है। क्या है, सेपरेटर है। सर सेपरेटर क्या होता है वो बताइए जरा, सेपरेटर क्या होता है। सेपरेटर बेटा जो होता है हमारा, ये याद रखिएगा कि सेपरेटर का मतलब होता है चीजों को, गैसेस को अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। ये इसका, इस सिस्टम का, इस चेंबर का काम ही यही होता है कि कुछ गैसेस को अलग कर देना। सर कुछ गैसेस को यानी कि N2 को, नहीं O2 को, कोई सी भी गैस हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर ये सेपरेटर सबसे पहले CO2 को अलग करेगा। सर क्यों, ये भी तो है, इसको भी कर देना चाहिए था, ये क्यों करेगा, CO2 को ही क्यों करा यहाँ पे फेंका, क्योंकि अब सुनिए, इसको मैं मिटा दूं,
इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बताता हूँ यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे, इसको भी मैं रफ कर दूँ। देखिए अब ये जो CO2 यहाँ पे जैसी आएंगी, ये सेपरेटर है, सेपरेटर का मतलब अलग कर देना। अब ये कोल्ड वाली जो कंप्रेस एयर थी, जैसे ही इस ट्यूब का टेम्परेचर कम किया, वैसे ही इस सेपरेटर ने सबसे पहले यहाँ फेंका किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया। देखिए लिखा है ड्राई CO2, ड्राई CO2 अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो ड्राई गैस थी कैसी होती है, आपने ड्राई गैस देखी होगी CO2 की। अगर आपने देखा हो, जैसे कि आजकल के लड़के हैं रेसलिंग वगैरह बहुत देखते हैं, उसमें जब रेसलर एंटर करते हैं उनके पैरों के नीचे धुआं होता है, या कोई पार्टी वगैरह होती है तो धुआं ही धुआं होता है। क्या सर उसमें तो हाँ धुआं होता है, उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। सर वो क्या पानी होता है? नहीं, पानी नहीं होता है। अगर उसको आप अपने हाथ में भी लोगे तो वो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसमें पानी नहीं होता है। अब क्या होगा, ये जो हमारी CO2 थी सबलाइम हो गई, सबलाइम। सबलाइम क्या हो गई? सबलाइम होगी, यानी कि ये इधर आ गई। सर क्या समझ में नहीं आया? कहने का मतलब था, मान ली हमारे पास कोई चीज सॉलिड में है, ठीक है, फिर वो बदली लिक्विड में, फिर वो बदली गैस में। इसको जब हीट करेंगे, सॉलिड क्या है, मान ली हमारे पास सॉलिड है आइस, ये हमने ले लिया आइस क्यूब, ये क्या है, आइस का टुकड़ा। इसको जैसे हमने हीट करा, ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा जिसको बोलते हैं आप लोग, तो ये बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। और हीट करोगे तो बदल जाएगा भाप, गैस में बदल जाएगा। अब सुनिए, अब जो डायरेक्ट सॉलिड से हीट करने पे लिक्विड ना बदले, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उसे कहते हैं हम सबलाइम कहते हैं, उसे कहते हैं सबलाइम कहते हैं। सबलाइम होके यहाँ आ जाएगी। सर क्यों, यहाँ क्यों आ रही है? हमने कहा क्योंकि ड्राई CO2 का फ्रीजिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, वो -109 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये यूनाइटेड स्टेट के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस यूनिट का, हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग डिग्री सेल्सियस वगैरह कहते रहते हैं, लेकिन वहाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही आप देखते हो कितना रहता है। तो ड्राई आइस का जो टेम्परेचर होता है वो -109 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनके मुकाबले, इन सब के मुकाबले इसका बहुत ज़्यादा होता है, -109 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये डायरेक्ट जैसे यहाँ पे ठंडी होके आएगी सॉलिड से, जैसे ये ठंडी होके इसका टेम्परेचर और कम कर दोगे, तो टेम्परेचर कम करने पे ये कहेगी भैया ऐसा है कि मेरा भी इतना यहीं पे है, और यहाँ से और ठंडी होके कंप्रेस होके यहाँ पे और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले निकलने वाली हमारी कौन सी हो जाएगी, CO2। क्यों? क्योंकि ये सबलाइम हो जा रही है। सबलाइम का मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाना। बर्फ लोगे, बर्फ के टुकड़े को आप क्या करोगे, हीट करोगे, आग दोगे तो पहले लिक्विड में बदलेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबलाइम में बर्फ के टुकड़े को, आइस क्यूब को जैसे तुम हीट करो डायरेक्ट वेपर में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सबलाइम। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -109 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस वाली कोल्ड कंप्रेस में से, ये कोल्ड कंप्रेस जब यहाँ से इस ट्यूब में आई, और इस ट्यूब का टेम्परेचर भी हमने एकदम लो कर दिया, और जैसे ही सेपरेटर ने देखा, एक काम करते, सेपरेटर ने और जैसे कम करा, यहाँ पे टेम्परेचर लो करा, वैसे ड्राई CO2 को फेंक देगा इधर। क्यों? क्योंकि इन सब के मुकाबले CO2 का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे लिखा है 109 डिग्री लिखा है, फ़ारेनहाइट लिखा है। अब क्या होगा इससे, अब क्या होगा इससे, अब क्या होगा, क्योंकि ये कूल कर दिए गैस को, यहाँ पे गैस को कूल करेंगे, कूल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हीट करा, सॉलिड था, हीट करा, गैस हो गया, फिर यहाँ पे क्या वो टेम्परेचर और लो कर दिया, तो इसने इधर फेंक दिया। पहली हमारी CO2 निकल के आ गई, पहले हमारी CO2 निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सुनिए, अब आप देखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक और चीज बताने जा रहा हूँ। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये जो ट्यूब आई, अब ये ट्यूब आई, अभी भी बची हमारी कौन कौन सी है गैसें, अभी भी हमारे पास N2 बचा है, O2 बचा है, आर्गन बचा है। CO2 क्या हो गई हमारी, पास हो गई है, ठीक है, CO2 जो हो गई हमारी पास हो गई, अभी ये सारी भी बची है बेचारी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसा ट्यूब आएगा, ज्यादातर टीचर ये इस ट्यूब के बारे में नहीं बताते हैं, इसमें लिखा रहता है एक्सपेंशन ट्यूब क्या होता है। तो देखिए ये जो ट्यूब होता है ये कुछ ऐसा होता है, आगे से नोकीला होता है और हल्का सा खुला भी होता है, आगे एक नोक जैसी होती है। अगर आप देखेंगे NCERT में तो आपको
बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। एक ये जो दिखेगा आगे एक नोक होगी, नोक को कहते हैं नोजल, NOZZLE। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन जेट। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो है पूरा एक्सपेंशन जेट होता है। सर ये क्या होता है, एक्सपेंशन जेट में ध्यान दिएगा छोटा सा है ये पॉइंट, छोटी सी एक नोक निकली होती है, नोजल छोटी सी, ये क्या करता है, और ये पूरा एक्सपेंशन जेट का काम क्या होता है, इसीलिए इसकी नोक छोटी दी है क्योंकि इसके अंदर से जितने भी सॉलिड के पार्टिकल हों, गैस के पार्टिकल हों या लिक्विड के पार्टिकल हों, जो यहाँ से गैस आ रही है, चाहे वो गैस आए, चाहे सॉलिड के पार्टिकल, चाहे लिक्विड के पार्टिकल, ये एक्सपेंशन जेट इतनी तेजी से फेंकता है, यहाँ पे इसको बहुत फोर्स से फेंकता है, फेंकने के बाद चीजें जो होती हैं एकदम क्या होती हैं, अलग अलग कर देता है बहुत तेजी से। आप खुद बताओ, जैसे आप गाड़ी वगैरह वॉश करवाने जाते हो सर्विसिंग के लिए, उनके पास जो धारा होता है पाइप का कैसा होता है, एकदम एकदम छोटा पतला होता है, प्रेशर एकदम तेजी से आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस एक्सपेंशन ट्यूब के अंदर जितनी भी सॉलिड पार्टिकल हो, गैस के हो चाहे लिक्विड के हो, सॉलिड गैस लिक्विड कोई भी पार्टिकल हो, ये तेजी से फेंकेगा आगे की तरफ। जैसे इसमें आगे की तरफ फेंकेगा, ये जो फेंकने का टेक्निक होती है और इसके अंदर जो आती है ये सारी गैसेस, सॉलिड लिक्विड पार्टिकल हो, सॉलिड की हो, गैस की हो, लिक्विड की हो, और ये एक तेजी से जो फेंकता है आगे, इस पूरे चेंबर को बेटा हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन जेट कहते हैं। ये वही काम करता है जो तेजी से प्रेशर लगा के फेंकने को कहते हैं। अब ये एक्सपेंशन जेट क्या फेंकेगा, सबसे पहले फेंकेगा यहाँ पे लिक्विड N2 और ये क्या फेंकेगा यहाँ पे N2 और आर्गन। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फेंकी, N2 और आर्गन फेंकी, नाइट्रोजन और आर्गन। लिक्विड एयर है, देखिए यहाँ पे ये जो हमने कहा था कि चाहे इसके अंदर लिक्विड गैस हो, चाहे लिक्विड के पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड के पार्टिकल हो, देखिए लिक्विड एयर है यहाँ पे, कोई भी पार्टिकल हो, तो ये क्या करता है एक्सपेंशन ट्यूब, उसको तेजी से फेंकता है। सबसे पहले क्या फेंकेगा, सबसे पहले N2 और आर्गन को फेंकेगा, N2 और आर्गन को फेंकेगा। सर क्यों N2 और आर्गन को क्यों फेंकेगा बताइए जरा हमें। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आर्गन और N2 तो आप जानते हैं, ये आर्गन तो हमारी क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस अभी हम बाद में बात करेंगे, नोबल गैसेस जिसकी जो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आर्गन और N2 और आर्गन को इसलिए फेंका यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो लाइटर जो ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों आई, यहाँ पे भी आ सकती थी, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन बहुत ही, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही प्योर फॉर्म में है, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। तो जो इम्प्योरिटीज जिसमें थोड़ी बहुत है तो वो यहाँ रखेगा, यहाँ। और इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, एक चीज और बता रहे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑक्सीजन का कितना है -183, आर्गन का 186 माइनस, नाइट्रोजन का -196 है। तो सब में डिफरेंस कितना है बेटा बताइए, सब में डिफरेंस कितना है, कम है, 2 3 4 5 का डिफरेंस है। और हमने आपको बताया था ये वाले में जैसे ही N2 और AR क्यों आई, इसलिए बता रहे हैं, अभी सुनिएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा वो होती है टेक्निक जहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो या सिंपल डिस्टिलेशन हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जहां पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसी में लेस देन 25 केल्विन होता है, किसी में मोर देन 25 होता है। लेकिन सिंपल वाले डिस्टिलेशन में बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ते चले आते हैं, जिसका 25 केल्विन से ज्यादा हो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ क्या कराएगा, डिस्टिलेशन कराएगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ इस्तेमाल करते हो, जहां 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट हो। तो देखिए यहाँ पे सबका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है, किसी में 3 का डिफरेंस है, किसी में 2 का डिफरेंस है, किसी में 4 का डिफरेंस है। तो 25 केल्विन से कम वाले बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कम होता है 25 केल्विन से कम होता है टेम्परेचर, वहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं। तो इन सब में देखिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 25 केल्विन से कम ही है ना। अगर ज्यादा होता
तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, और 25 से कम है तो फ्रैक्शनल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस चेंबर के अंदर N2 और AR आ गया है, N2 और AR आ गया है, N2 और AR आ गया है। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और उसका ज्यादा है, तो इससे क्या हुआ सर? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हमने करवाया था तो यहाँ पे आर्गन और नाइट्रोजन का, आर्गन और नाइट्रोजन को पहले फेंक दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन फेंका, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, कम है। तो कम की वजह से सर क्या होगा? तो कम की वजह से ये होगा कि यहाँ पे इसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटीज हैं और इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, तभी तो ये नोजल वाली चीज को जल्दी दूर तक फेंकेगा जिसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज ज्यादा प्रेजेंट ना हो, इसमें थोड़ी बहुत होंगी, इसलिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कराते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना, ज्यादा या कम? 25 केल्विन से कम होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो सबसे कम किसका है हमारा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, और लेकिन नोजल देख रहा है, नोजल को समझ में आ गया है, एक्सपेरिमेंटली जब किया गया एक बड़े से कंटेनर में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल के आ गई। ये जो निकल के आए बेटा, बहुत ही प्योर फॉर्म में हमको क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। देखिए लिक्विड ऑक्सीजन आ गई, N2 और AR यहीं रह गई, इससे हमें यहाँ पे मिल गई क्या? ऑक्सीजन मिल गई। ये कौन सा प्रोसेस था बेटा? ये प्रोसेस था हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, किसके? एयर में से जितनी जितनी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो प्रेजेंट है उसको निकालने का। आजकल देखा ही होगा आपने कि कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में? क्योंकि भैया इतना बड़ा सेटअप है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको करने के लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये प्योर ऑक्सीजन इतनी मशक्क़तों के बाद मिलती है बेटा, तो इसको आप नोट करिए।